Hello students, welcome to Teacher Education Platform. Hope you all are well. This is Nisha. आज हम लोग देखिए आपका 2022 के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ये आपके बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर और तृतीय प्रश्न पत्र मतलब थर्ड पेपर है, जो कि क्या है, विज्ञान का है। और हमने पहले भी बताया था, इससे पहले वाले जो हम लोगों ने मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर किया था उसमें बताया था कि इसमें कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 3 तरह के। पहले तो देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है। साथ में उन क्वेश्चंस के आगे ही उनके क्या होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं। यहाँ 3 तरह के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी, मतलब एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए आपके बहुविकल्पी हैं, वो कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, यहाँ आपके 5 क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद से आपके और इनको सिर्फ टिक लगा, मतलब आपके आंसर कॉपी में सिर्फ इनके आंसर्स लिखने होते हैं। अति लघु और लघु को प्रॉपर सॉल्व करके आपको लिखना होता है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। और हमने जब मैराथन कराया था साइंस का, तो हमने बताया था कि देखिए वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं तो देखेंगे कि 2022 के सारे क्वेश्चंस हमारे मैराथन के भी हैं। तो अगर आपने मैराथन साइंस के क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। और जो भी यहाँ न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वहाँ पे इसलिए हमने कहा था कि सारे क्वेश्चन ज़रूर देखिए, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आइए देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या लिखा है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो देखिए जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका झिल्ली के चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है, ये किसमें होती है, पौधे में, ठीक है, कवक में, शैवाल में पाई जाती है। और ये कोशिका भित्ति क्या करती है, कठोरता और आकार देती है, बाहरी आघातों से बचाती है। और ये किससे बनी होती है, सेलुलोस में। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यहाँ पादप तो है लेकिन साथ में जंतु कोशिका भी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है, पादप कोशिका में पाई जाती है। यौगिक का उदाहरण है, तो देखिए हमने क्लास में बताया था, जब हमने साइंस की क्लास ली थी, इनको देखते ही आपको फौरन टिक लगाना चाहिए। हमने बताया था 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर जो बनता उन्हें कहते हैं यौगिक। तो वायु जो है वो किस किस चीज़ों से बनता है, नाइट्रोजन से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है, मीथेन से बनता है, ऐसे बहुत सारी गैसेस से मिलकर के बनता है। तो ये हमारे क्या हो गए, वायु जो है वो यौगिक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक जो प्रवर्धन होता है वो जड़ द्वारा भी संभव है, तना द्वारा भी और पत्ती द्वारा, यानी कि इन सभी के द्वारा। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। सेकंड तो होता है टाइम का, तो ये गलत है। किलोग्राम होता है मास मतलब द्रव्यमान का, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है फर्स्ट न्यूटन वो सही है। निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटिए। तो जो नींबू की पत्ती होती है वो होती है संयुक्त पत्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से स्टार्ट होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब अति लघु उत्तरी प्रश्न। क्या कह रहा है कि पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण बताइए। तो देखिए पौधे में संश्लेषण जो होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, एक तो सनलाइट की मतलब प्रकाश की किरण, और एक क्लोरोफिल की, इन दोनों की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो क्या होता है इसमें कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है, जो भूमि से हमारा क्या मिलता है, CO2 और H2O हम लेते हैं। ठीक है, मतलब हम नहीं, प्लांट्स लेते हैं, पौधे लेते हैं, और जटिल खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। और वो जटिल खाद्य पदार्थ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए क्या होता है कि सनलाइट और क्लोरोफिल प्रकाश किरण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भूमि से CO2 और H2O लेते हैं पौधे, और वहां पे क्या करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ का, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और साथ में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो समीकरण होता है वो होता है 6 CO2 + 12 H2O। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2 क्या है, वाटर। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, सनलाइट मतलब प्रकाश की किरण और क्लोरोफिल की, इनकी उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। और यहाँ हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है C6H12O2 यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, +6O2 + H2O। इसमें क्या होता है, जो जल मिलता है, ये जल
वो कोशिका द्वारा अवशोषित हो जाता है और अगेन जैव रासायनिक अभिक्रिया में लग जाता है और ये ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने क्लास में पढ़ी होगी। अगला क्या कह रहा है यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है। ठीक है, मान ले रहे हैं कि एक ये वृत्त है हमारा और क्या कह रहा है, आधा चक्कर लगाता है, यानी कि अगर हम यहाँ से चले तो वो इतना ही चल रहा है। ठीक है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताइए। तो देखिए दूरी अलग होता है, विस्थापन अलग होता है। क्लास में आपको बताया गया है कि दूरी क्या होती है कि किसी भी कण द्वारा चली गई टोटल पथ। ठीक है, जैसे अगर कोई यहाँ से चल रहा है, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, तो हम क्या कहेंगे, दूरी के लिए हम इसे जोड़ेंगे, इसे, तो ये होता है दूरी। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी किसके बीच, प्रारंभिक और अंतिम के बीच। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम। तो देखिए चलना यहाँ शुरू किया और अंतिम ये, तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है ये होती है विस्थापन। ठीक है, तो ये दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, मान लिया कि एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या हम लोगों ने r मान ली, तो केंद्र से एक डिस्टेंस r, तो ये भी हमारी r होगी। ठीक है, अब दूरी की बात करते हैं। तो इतनी चलिए, देखिए टोटल कितना चला, आधा चला है। किस पे चला है, उसकी परिधि पे चला है। टोटल परिधि कितनी होती है वृत्त की, तो टोटल होती है 2 पाई r। यहाँ पे आधा चल रहा है तो आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई r बाई 2, 2 से 2 कट गया, पाई r, ये हमें मिल गई दूरी। विस्थापन कितना, यहां से चला और यहां पहुंचा, ये इतनी दूर हमारी क्या हो गई, विस्थापन। तो कितना है, r प्लस r यानी कि 2r, तो ये हमारा हो गया विस्थापन। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, मुख्य पुष्प के 4 भागों के नाम लिखिए। रुकिए, इसमें जरा स्पेस बना ले फिर बताते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मुख्य पुष्प है वो क्या है, सॉरी, पुष्प के मुख्य 4 भाग लिखिए। तो पुष्प के जो मुख्य 4 भाग होते हैं वो एक होता है हमारा, पहला हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा बाह्य दल, दूसरा होता है पंखुड़ी, तीसरा होता है पुंकेसर और चौथा होता है स्त्री केसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है पत्ती के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो उसके भी जो प्रमुख भाग होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है पर्णाधार, एक होता है पर्णवृंत, एक होता है पर्णफलक और एक मध्य शिरा। पर्णाधार क्या होता है, पत्ती और तने से जुड़ता है। पर्णवृंत को हम लोग नॉर्मल अपनी भाषा में डंठल कहते हैं। पर्णफलक वो होता है चपटा और हरा भाग पत्ती का, और मध्य शिरा क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो कुछ वो इस तरह से होता है। और तो जो हमारा ये होता है पर्णफलक। ठीक है, और उसके बाद जो ये बीच में स्पेस है ये हमारा होता है मध्य शिरा। अगला जो हमारा ये होता है, ये दोनों मिला करके ये जो होता है ये होता है पर्णवृंत, और ये जो होता है एक, ये होता है पर्णधार। ठीक है, तो ये होते हैं पत्ती के मुख्य भाग। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो कितने पिकोमीटर के बराबर होता है। तो ये हमने क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो चलिए यहाँ भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 माइक्रोमीटर कितने बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर के, और 1 मीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 पिकोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर बराबर, यहाँ पे हमें इसको जब पिकोमीटर में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब देखिए बेस मतलब दोनों के जो ये होते हैं, जब ये सेम होते हैं ये वैल्यूज, तो उनके पावर्स मतलब घात को जोड़ देते हैं। तो -6 - 12 कितना हो गया, 10⁻⁻18 पिकोमीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻18 पिकोमीटर के बराबर होता है। अगला क्या कह रहा है, बेलन की लंबाई
तथा वृत्त के व्यास को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उससे हम लोग बेलन की लंबाई और वृत्त के व्यास को मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, यहाँ से लघु उत्तरी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए। क्या कह रहा है, पदार्थों के पृथक्कीकरण से आप क्या समझते हैं? तो पहले सुनिए पदार्थों के पृथक्कीकरण क्या होता है। तो मिक्सचर यानी कि जो भी हमारे मिश्रण होते हैं वो दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, हम लोग जानते हैं। इन मिक्सचर में क्या होता है, कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ बेनिफिशियल मतलब कुछ नुकसानदेह होते हैं और कुछ फायदेमंद होती है चीज़ें। ठीक है, फिर क्या होता है कि जिनको अलग करना ज़रूरी होता है, इन दोनों को अलग करना क्या होता है, ज़रूरी होता है, ताकि हम बेनिफिशियर वालों को मतलब जो अच्छे हम लोगों के लिए उनका हम यूज़ कर सके। इसी को कहते हैं पदार्थों का पृथक्कीकरण। अब यहाँ पे इनके 4 प्रमुख विधियों के नाम बताने। ठीक है, तो इनकी पहली विधि क्या होती है, हस्तचयन, यानी कि हाथ से हम लोग जो भी हार्मफुल चीज़ें उन्हें हटा दें। तो जैसे कि हम लोग चावल से कंकड़ पत्थर ये सब चुनते हैं ना, तो वो कहलाते हैं हस्तचयन। दूसरा होता है अवसादन। ठीक है, अवसादन का यूज हम लोग करते हैं विलेय में ठोस का बैठ जाना। जब विलेय में ठोस बैठ जाता है तब हम उसे छानते हैं। एक होता है जो होता है वो होता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग को कैसे करते हैं, डंडियों को पीट पीट कर कड़ को अलग करते हैं। एक जो तरीका होता है वो होता है निष्पादन। निष्पादन में क्या होता है, हवा से गुजार कर पृथक करना, जैसे अनाज से हम लोग भूसे को अलग करते हैं। उसके अलावा होता है चालन। चालन का यूज़ हम लोग चलनी का यूज़ करके करते हैं, जैसे हम लोग चावल से गेहूँ मतलब वो जो पत्थर होते हैं उनको चालते हैं, या आटे से हम लोग गंदगी चालते हैं, तो वो चालन होता है। एक होता है निस्तारण। निस्तारण में क्या होता है, जमी हुई अशुद्धियों के ऊपर से पृथक करना। नेक्स्ट एक होता है हमारा वाष्पन। ठीक है, ये सारी विधियां हैं पृथक्कीकरण की, तो इनमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला। देखिए ये मूसला है, मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को उदाहरण से बताइए। तो देखिए पहले तो मूसला जड़ क्या होता है वो सुनिए। द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है ये मूसला जड़ें। ये क्या करती हैं, ये मूलांकर विकसित करती हैं, मतलब इनमें क्या होता है, मूलांकर विकसित हो जाता है और जड़ का क्या होता है, निर्माण करता है। इसमें कई पार्श्व जड़ भी निकल आती है। जैसे क्या होता है कि यहाँ एक मान लीजिए बीज है, ठीक है, ये अंदर है, ये क्या की मूलांकर को विकसित किया, और मूलांकर विकसित होने के बाद ये क्या होता है, ये बड़ा होता जाता है और अंदर जो जड़ें हैं बढ़ती जाती हैं। हमने कहा ना कि इसमें पार्श्व शाखाएं निकलती जाती हैं। अब ये हमारा धीरे धीरे पौधा बड़ा हो रहा है और अंदर कई ऐसे मूलांकर बनते जा रहे हैं। फिर फाइनली ये बाद में क्या बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। ठीक है, और अंदर हमारी जड़ें होती, यही होती है मूसला जड़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके रूपांतरण कब, भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो मूसला जड़ें होती है खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके फूल कर मांसल हो जाती हैं। मतलब सारी मूसला जड़ें क्या होती है, वो खाद्य पदार्थ को संग्रहित कर लेती हैं और फूल कर मांसल जैसी बन जाती हैं और अलग अलग आकृति ग्रहण कर लेती हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाद्य पदार्थ को, ये मूसला जड़ें खाद्य पदार्थ को अपने अंदर संग्रहित कर लिया और संग्रहित करके फूलकर मोटी हो गई। ठीक है, फिर क्या होता है, ये अलग अलग आकृति ग्रहण कर लेती हैं और इस संग्रहित आकृति की वजह से ही हम उनको अलग अलग वर्गीकृत कर पाते हैं। तो जैसे कि इनके हमें अलग अलग बताना, एक होता है शंक्वाकार। ठीक है, शंक्वाकार में क्या होता है, आधार भाग जो होता है वो सबसे छोटा होता है और जो अग्र मतलब आगे का भाग होता है वो सबसे पतला होता है। तो इसके एग्जाम्पल है हमारे गाजर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है तरकु रूप। तरकु रूप, इसमें क्या होता है, बीच में मोटा होता है लेकिन दोनों एंड पे क्या होते हैं, पतले होते हैं। तो ये हमारे होते हैं मूली, इसका एग्जाम्पल। थर्ड जो होता है वो होता है कुंभी रूप। कुंभी रूप में क्या होता है, ऊपरी बहुत ज्यादा मोटा होता है बट आगे वाला पतला होता है। इसके एग्जाम्पल हमारे होते हैं शलजम और चुकंदर। ठीक है, ये सारे हमारे रूपांतरण के प्रकार है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, वो कह रहा है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन को उदाहरण से समझाइए। तो देखो किसी भी पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, इन तीनों के द्वारा नए पौधे जो तैयार हो जाते हैं, नए पौधे, उसे ही हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब सुनिए ये पत्ती से कैसे बनता है। जब पत्ती
किसी नमी वाली मिट्टी में गिर जाती है, तब क्या होता है, तब वहां अपस्थानिक कलियों में छोटे छोटे पौधे बनते हैं। ठीक, इस प्रकार यह पत्ती कायिक प्रवर्धन में सहायता करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है। तो देखिए, किसी भी वस्तु का रेखीय संवेग तब संरक्षित होगा जब उस पे बाह्य बल क्या हो, जीरो हो, कुछ भी ना लगता हो, तो रेखीय संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। मतलब जैसे कि अभी ये है एक m द्रव्यमान का, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे मोमेंटम, मतलब रेखीय संवेग क्या है, संरक्षित है, कंजर्व है। लेकिन अगर इस पे हम फोर्स लगा दिए तो ये संरक्षित नहीं होगा। जैसे कि देखिए, ये m द्रव्यमान का है, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव करा, अभी इसकी जो आरक वो संरक्षण है वो mv है। अभी हमने क्या किया, इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया, अब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो इसका संवेग भी क्या, मान लीजिए अगर पहले 5 था और मास 2 था तो 2 × 5 10 हो गया, लेकिन अभी मास तो सेम ही है लेकिन वेलोसिटी बढ़ गई, मान लीजिए 7 ले लिया, तो अभी कितनी हो गई 14, यानी कि क्या हो गई, चेंज हो गई, और चेंज हो गई तो संरक्षण नहीं रहा। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि एक मास है, वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा, हमने फोर्स इधर लगाया, तो देखिए आप इधर भागना चाह रहे हैं, आपको कोई पीछे खींच रहा है, तो वहां वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, तो फिर से हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, मतलब रेखीय संवेग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर रेखीय संवेग संरक्षण होना है तो हमें फोर्स को क्या करना होगा, जीरो करना होगा। ठीक है, तो ये इसका हमारा तरीका है बताने का, मतलब आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तत्व तथा यौगिक में अंतर लिखिए। तो हमने बताया था तत्व वो चीज है जो एक ही परमाणु से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, लेकिन यौगिक क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं यौगिक। ठीक है, तो तत्व के एग्जाम्पल जैसे कि अब कहीं पे कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन एक ही परमाणु से तो मिलके बनेगा, ये AU मतलब गोल्ड, ये भी एक ही परमाणु से, लेकिन अगर H2O की बात करें तो ये क्या हो गया, यौगिक हो गया, क्योंकि ये एक H तत्व और एक 2 H तत्व और एक ऑक्सीजन तत्व दोनों से मिल के बना है, तो जो 2 से मिल के बनता है वो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। अब अगला क्या है, अगला कह रहा है दोलन तथा कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, दोलन गति क्या होती है, ये एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे सिंपल पेंडुलम होता है, ये यहाँ पे हमारा फिक्स पॉइंट है, यहाँ बॉब लगा होता है, हम यहाँ से इसको ऐसे खींचे तो ये इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया और फिर इधर आया, यानी कि अपने इसी पॉइंट के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, घूम रहा है, ये कहलाती है दोलन गति। अब बात करते हैं कंपन गति। तो कंपन गति भी एक दोलन ही गति होती है, लेकिन क्या होता है, ये जो है ये धीरे धीरे गति करती है, लेकिन जो कंपन गति होती है वो तेज तेज गति करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आवृत्ति कम होती है लेकिन इसमें आवृत्ति ज्यादा होती है। आवृत्ति मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में जितनी दोलन हो रहे हो, ठीक है, जितने दोलन, तो जब ये धीरे धीरे चलता है तो ये 1 सेकेंड में अगर 10 दोलन ले रहा है तो ये 1 सेकेंड में ये तेज तेज चलता है तो 20 दोलन लेगा। तो दोनों में यही मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि इसकी आवृत्ति कम होती है, इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे चलता है, ये तेज तेज चलता है। हालांकि ये भी एक दोलन गति, ये भी अपने एक फिक्स पॉइंट के ही अराउंड घूमा करती है। ठीक है, इसके जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, वाहन को स्टार्ट करने पर होने वाली गति, भूकंप से होने वाली गति, सितार गिटार से होने वाली गति। ठीक है, ये सारे हमारे हैं कंपन गति के उदाहरण। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र की बनाइए। तो देखिए, ये आपका है बीजांड की आंतरिक संरचना, उसमें जो ये होता है ये आपका होता है बीजांड द्वार, यहाँ पे ये जो है ये होता है आपका नाभिका, ये होता है बीजांड वृंत, ये जो अंदर स्पॉट्स हैं ब्लैक ब्लैक ये है सहायक कोशिका, और ये जो अंदर है वो अंड कोशिका, देन उसके ऊपर वाली द्वितीयक कोशिका, उसके ऊपर वाली भ्रूण कोश, देन जो वहाँ लास्ट में ये देखिए ये आपका है प्रतिध्रुवी कोशिका, फिर है अध्यावरण, फिर बीजांडकाय, और ये जो होता है ये होता है निभाग।
तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और यहाँ जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने भी मैराथन क्लासेस नहीं देखी है साइंस की, तो वो जा करके मैराथन क्लास भी ज़रूर देखें, क्योंकि मैराथन क्लास और ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू।